हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 के पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे, जिसमें हमने अपने बेसिक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक जो था सारी चीज़ों को समझ लिया था। आज हम उसको एक स्टेप और फर्दर ले जाने वाले हैं और कुछ और नए टाइप के जो एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, चाहे वो लाइन्स एंड एंगल्स हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल्स हो, उन सब में ये वाले कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने हूँ अभी, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड इंट्रोडक्शन पार्ट में, इन दोनों में ये आपका आगे तक यूज़ होने वाला है। अगर आप 7th में 8th में इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाए थे तो अभी समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हार्ड लगेंगे, जबकि वो बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हम कुछ और अलग टाइप के एंगल्स की। तो जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एडजेसेंट एंगल्स के साथ में, कि ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कि वो एंगल्स जो एक दूसरे के साइड में हो। एडजेसेंट का मीनिंग होता है एक दूसरे के साइड में होना, तो ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के साइड में हो, अगल बगल हो, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन बनी हुई है मेरी, और ये मेरा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के आजू बाजू हैं, एक दूसरे के आसपास है, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कह रहे हैं। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स का क्या होता है, एक इसमें कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म का मतलब वो साइड जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे ये बीच वाली साइड इस वाले एंगल को फॉर्म करने के लिए भी काम आ रही है, और यही वाली साइड इस वाले एंगल को भी फॉर्म करने के लिए काम आ रही है मेरी। तो ये हो गई मेरी कॉमन आर्म। मैं ये आपको कुछ कॉमन टर्म्स जो है वो बता देती हूँ। जैसे इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म, ठीक है, जो मेरे दोनों एंगल्स को बनाने के लिए काम आ रही है, तो वो कॉमन आर्म हो गई। और उसके अलावा हो गई मेरी दो यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स, वो आर्म्स जो कॉमन नहीं है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो साइड्स है मेरी, ये मेरी नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो अगर कल को आपसे कोई एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन पूछता है तो आप कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच लाई साइड बाय साइड टू ईच अदर, and when their non-common arms are extended they form a line। ठीक है, अगर इनकी नॉन कॉमन आर्म्स को मैं एक्सटेंड करती हूँ तो वो एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये वाली लाइन यहाँ थी, अब मैं इस लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। अगर मैं इसे इस तरफ शिफ्ट करूँगी तो आप देखिए इस तरीके से ये आपकी नॉन कॉमन आर्म के शिफ्ट होने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा वो एंगल्स हैं जो आपके ना सिर्फ आसपास हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड है, बल्कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर मैं उन्हें एक्सटेंड करती हूँ तो वो मेरी एक लाइन को फॉर्म यहाँ पर कर लेने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे एडजेसेंट एंगल्स, आगे आपके काम आएंगे, इसलिए एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जानना ज़रूरी था। सिमिलरली जैसे ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर के बारे में। जैसे हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। अभी लीनियर पेयर में क्या है, लीनियर पेयर जो होता है मेरा, वो दो चीज़ों को मिला के बना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स हम यहाँ ले रहे हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका मीनिंग उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता था, तो यहाँ पे लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स हम लेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, पहली इसकी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। ओके, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब मेरा लीनियर पेयर बनता है। तो अपने आप ही ये चीज़ प्रूव हो गई कि जब कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल से 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं प्लस एडजेसेंट है, इसका मतलब अगर एक मैंने लाइन ली, उसके ऊपर कोई रे फॉल करती है, कोई भी रे कहीं से भी फॉल कर रही है, ये देखिए आप, ये रे फॉल कर रही है उसके ऊपर, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक तो एडजेसेंट एंगल्स बन गए, एंगल 1 ले लिया इसको और इसको मैंने ले लिया एंगल 2, दोनों एडजेसेंट एंगल्स बन गए, प्लस क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर फॉर्म हुए हैं, आपको आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट एंगल होती है, 180 डिग्री की होती है, तो इन दोनों को प्लस करके सामने ही नजर आ रहा है कि 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स भी यहाँ पर हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो दो एंगल्स होते थे उनका सम 180 डिग्री होता था। तो
इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर आपके एक लाइन के ऊपर जो रे बन रही है वो 180 डिग्री के एंगल्स फॉर्म कर रही है, वो उनको दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, इसका मतलब इस केस में ये जो बन रहा है मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ये एक लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, दोनों चीजें वाइस वर्सा में चलती हैं। आप ऐसा भी कह सकते थे कि दो एडजेसेंट एंगल्स थे, ठीक है, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे गिर रहे हैं तो वो लीनियर पेयर है। दूसरी तरफ दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो भी वो मेरे लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा लीनियर पेयर की कहानी। अब इसके आगे बढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की तरफ। अभी तक हमने जो देखा एडजेसेंट देखे, अपने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देखे, ऑब्ट्यूज एक्यूट ये सारे देख चुके हैं हम। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर हम यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं तो वर्टिकली का मतलब होता है कि एकदम सीधी जो लाइन होती है, ऐसी लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते थे। तो अगर ऐसे ही हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट में दो लाइन बना दूं, एक यहाँ एक इस तरफ एक इस तरफ, इस पॉइंट पे आती हुई, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हो गई, दोनों अलग अलग जा रही हैं। तो इसी तरह से अगर मेरे एंगल्स बनते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन कैसे ऑपोजिट है, एक दूसरे के खड़े खड़े ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, जैसे तो उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो लाइंस ली, अब वो यहाँ कहीं पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1, ये बना एंगल 2, ये बना एंगल 3 और ये बन गया आपका एंगल 4। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 और 2 जो है वो मेरा वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिए एक का हेड है और दूसरे का भी हेड वहीं पर ही अटैच्ड है, एक दूसरे के हेड से ऐसे अटैच्ड है। जैसे ये मैंने दो मार्कर ले लिए थे अपने, अभी मैं इन दोनों मार्कर को अगर उनके हेड से अटैच कर दूं, ऐसे अटैच कर देती हूँ मैं हेड टू हेड, तो ये मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो फॉर्म कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि हेड से हेड अटैच्ड, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। सिमिलरली 3 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो भी मेरे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इन कंडीशंस की आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ही मैं आपको इतना एम्फोसाइज करके समझा रही हूँ। इसके आगे अब हमारा आता है कि अगर मेरे पास एक लाइन है और उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जो है वो पास होती है, या मेरे पास दो पैरेलल लाइन्स है, उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल रे पास होती है, एक और लाइन पास होती है, तो क्या एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, शायद आपको पहले 6th 7th में कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, पर अभी हम एकदम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इजी हो जाए, ताकि ये मेरी दो पैरेलल लाइंस थी L और M, ठीक है। अभी इसके ऊपर से एक और लाइन ऐसे पास करती है कि इन दोनों को कट करे वो किसी पॉइंट पे। तो ऐसी कोई भी लाइन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन को कट करती है, जरूरी नहीं है वो दो लाइंस पैरेलल हो, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कैसी भी लाइन हो सकती थी वो। अब इसको ये मेरी एक और लाइन जो कट कर रही है, तो ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 8 एंगल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। पहले मैं उन्हें नाम दे देती हूँ 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरे दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल रे कट करती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। अब ये 8 एंगल्स क्या क्या है, कैसे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब आज मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, ताकि जब आगे हम 6.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकें और अच्छे से उसे सॉल्व कर सकें। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आती है, आपको यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, 1 और 3, 4 और 2, 5 और 7, 8 और 6। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि 1 और 3 इक्वल है। मैं यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देती हूँ। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की सेटिंग यहाँ पे क्या हो गई, 1 जो है वो मेरा 3 के इक्वल है, इसी तरीके से 4 जो है वो 2 के इक्वल हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और 7 इक्वल है, सिमिलरली 6 और 8 इक्वल है, ठीक है। ये सब और है क्या, ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो जो चीज़ पता थी पहले हम उसके साथ चले। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है तो इसके बाद हम आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ, जो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं।
अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करती हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो होते हैं मेरे सेम जगह पर प्लेस्ड। जैसे आप सिर्फ इस वाली लाइन को देखिए, अभी इस वाली लाइन पे जहाँ पर 1 है, जहाँ पे 1 एंगल बन रहा है, इस वाली नीचे m वाली लाइन पे उस जगह पे कौन सा एंगल बन रहा है? तो उस जगह पे मेरा 5 एंगल बन रहा है ना। जहाँ पे इसका 1 बन रहा है वहाँ इसका 5 बन रहा है, जहाँ इसका 2 बन रहा है वहाँ इसका 6 बन रहा है, जहाँ इसका 3 बना है वहाँ इसका 7 बना है, और जहाँ फर्स्ट वाली लाइन में 4th एंगल बना था वहाँ इसका 8th एंगल बन रहा है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि पहली वाली लाइन में जिस पोजीशन पे जो एंगल बना है, सेकेंड वाली लाइन पे उस पोजीशन पे जो एंगल बना हुआ है वो दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब कि 1 और 5 इक्वल हो गए, यहाँ पे आपके 2 और 6 इक्वल हो गए, 4 और 8 इक्वल हो गए, 3 और 7 इक्वल हो गए, और ये सब हो क्या गए? ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये सब आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैं लिख देती हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और ये सब हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमने इतना पढ़ा, अभी हम ऑल्टरनेट, सबसे पहले आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स बता देती हूँ मैं। तो इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर हो एंगल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक ट्राइंगल लेती हूँ तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? ये जो ट्राइंगल के अंदर हमारे 3 एंगल्स फॉर्म हुआ करते हैं, इनको हम इंटीरियर कहते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। सिमिलरली जो ट्राइंगल के बाहर एंगल्स फॉर्म हो जाएं, जैसे कि ये और ये वाले जो 3 एंगल्स हैं, इनको हम एक्सटीरियर कहेंगे क्योंकि ये मेरे ट्राइंगल के बाहर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करती हूँ, लिख लेते हैं पहले हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो आप इस यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स देखिए, इंटीरियर का मतलब है जो अंदर हो। तो अंदर तो मुझे सिर्फ ये वाले जो 4 है वही नजर आ रहे हैं, एल और एम के बीच वाले जो एंगल्स है वही अंदर है सिर्फ यहाँ पे। तो इसका मतलब 3, 2, 5 और 8 जो है वो मेरे इंटीरियर एंगल्स हो गए। यहाँ पे एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 8, ये सब मेरे इंटीरियर एंगल्स हो गए क्योंकि अंदर है। उसी तरीके से जो बचे हुए एंगल्स हैं वो सब एक्सटीरियर हो गए क्योंकि वो बाहर की तरफ है, बाहर निकले हुए हैं, ये भी बाहर निकले हुए हैं। तो इसको मैं आगे यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये हो गए मेरे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 1, 4, 6 और 7। तो ये सब हो गए मेरे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर निकले हुए हैं, 1, 4, 6 और 7। तो ये सब एक्सटीरियर एंगल्स आ गए मेरे। अब मैंने क्यों बताया आपको ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स का। ठीक है, जैसे आपके यहाँ एडजेसेंट होते थे ना, ऐसे ही ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट होना एक दूसरे के। कैसे ऑपोजिट होना? जब मैं यहाँ पे 4th एंगल देख रही हूँ, देखिए एक्सटीरियर का 4th एंगल जो है वो किसके ऑपोजिट आएगा? आप यहाँ पे कुछ रख के देख सकते हैं, मेरे पास मार्कर है, देखो आप, ये किसके ऑपोजिट आ रहा है? ये 6th के ऑपोजिट आ रहा है। देख रहे हैं आप, इस लाइन के खिंचे होने के बाद मेरा 4th वाला एंगल, क्योंकि बीच वाले तो मुझे देखने ही नहीं, इंटीरियर नहीं देखने, मैं सिर्फ एक्सटीरियर देखूंगी और इंटीरियर के साथ इंटीरियर देखूंगी। चाहे तो आप पहले इंटीरियर देखिए तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पे आ पाए। ये लाइन बनी हुई है, अब इस लाइन में देखिए आप 3 और 5 एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में ऐसे खड़े हुए हैं, ऑल्टरनेट हैं एक दूसरे के। अगर 3 एक तरफ चलता है तो 5 दूसरी तरफ चलता है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो गए। सिमिलरली आप ऐसे ही रख के देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 और 8 एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं यहाँ पर। सिमिलरली आप अगर बाहर वाले देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा इंटीरियर के लिए सिर्फ इंटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर के लिए सिर्फ एक्सटीरियर देखेंगे। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है हमने। तो एक्सटीरियर एंगल जब मैंने देखे, यहाँ इंटीरियर एंगल्स जब अपने देखे, तो मेरे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो इक्वल होते हैं। तो मैं यहीं इसके आगे आपको दिखाती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अभी बताया था ना 3 और 5, तो एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जब बात करेंगे, अब इन चारों को भूल जाइए, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो अब आप इसे रख के देखो, 4 के ऑपोजिट में 6 आएगा और 1 के ऑपोजिट में यहाँ पे 7 आ रहा है मेरा। तो एक्सटीरियर एंगल्स में जब मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में बात करती हूँ,
तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मेरे यहाँ पे बन रहे हैं 4 और 6, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 1 और 7, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो गया। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर दोनों ही एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इंटीरियर एंगल्स मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2, 3, 5 और 8 है। अब मैं कहती हूँ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले आप इंटीरियर एंगल देखेंगे 2, 3, 5 और 8 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का क्या मतलब हुआ कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ हैं। तो कौन से एक तरफ, देखिए 2 और 5 एक तरफ है ट्रांसवर्सल के, और 3 और 8 जो है वो मेरा एक तरफ है ट्रांसवर्सल के। तो ये जो मेरे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि 2 और 5 एक तरफ और दूसरी तरफ मेरे 3 और 8, ये इक्वल नहीं होते हैं। आप कहेंगे सब इक्वल बताती जा रहे हैं, तो शायद ये भी इक्वल ही होंगे, पर ये इक्वल नहीं होते हैं। इनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं एंगल 2 और एंगल 5 को प्लस कर दूं तो वो 180 डिग्री बन जाने वाला है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 और एंगल 8 को प्लस कर दूं तो वो भी मेरा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपकी एक जिस्ट थी सारे टाइप के एंगल्स की, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेट इंटीरियर हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, चाहे आपके एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, लीनियर पेयर हो। इन्हीं सब को यूज़ करके जो है अभी हमारी आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी था पहले इसको समझाना। तो आज ये एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम 6.1 एक्सरसाइज की तरफ जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 6.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।